सुप्रभात, नमस्कार, बंदन। मैं मिथिलेश कुमार आज क्लास 12th का ज्योग्राफी मॉडल सेट लेकर आ रहा हूं और आप सभी का सिलेबस का कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। यहाँ कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। पहला है एलन सी सैंपल, बी है रेटजेल और सी है विडाल डी ला ब्लास होता है यहाँ विडाल डी ला ब्लास और डी है ई हंटिंगटन। तो मैं बता दूं कि जो आधुनिक मानव है ना, आधुनिक मानव का जो भूगोल है उसका जो जनक है या जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है ना। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है इन्होंने 1882 ईस्वी में, कब, तो 1882 ईस्वी में जो है एक किताब लिखा एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना। इस किताब में ही जो है इन्होंने जो है मानव भूगोल का जिक्र किया। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है तथा इन्हें मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के साथ पारस्परिक संबंधों का संश्लेषिक जो है विवेचन किया है और अध्ययन पर जो है इन्होंने जोर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आखिर जो है ये मानव भूगोल का जो जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। भूगोल तो ठीक है, भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को माना जाता है, लेकिन जहां तक मानव भूगोल की सवाल है वो है फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले कौन उच्चारण किया था या इस्तेमाल किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये कहाँ का विद्वान है? तो यूनानी विद्वान थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर मानव भूगोल का जन्मदाता के बारे में आपसे अगर पूछेगा तो क्या होगा? फ्रेडरिक रेटजेल। और मानव भूगोल क्या है? अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके तहत मानव समुदायों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है 1882 में कौन सा किताब लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहा है ये कहता है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। हंटिंगटन कहा या अरस्तु कहा, एलन सैंपल कहा या बकले ने कहा है? तो यहाँ पर जो है अरस्तु ने कहा है, ठीक है। इनके साथ एक और जो है भूगोलवेता हैं जिनका नाम है हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना। हिप्पोक्रेटस और अरस्तु ने जो है मानव प्रकृति का दास है, जिसे हम लोग क्या है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। इसको निश्चयवाद का भी दर्जा दिया जाता है। निश्चयवाद क्या है? जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल ले तो मानव किसका दास हो जाता है? तो प्रकृति का दास हो जाता है। इसको हम लोग निश्चयवाद कहते हैं। अच्छा बच्चों, निश्चयवाद में प्रकृति की पूजा होती थी, ठीक है ना। जैसे सूर्य का, अग्नि का, है ना, धरती माँ का, इंद्र का, है ना, आकाश का, जिसको भगवान कहा जाता है। प्रकृति को एक्चुअली क्या कहा जाता है? भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, न से अग्नि, अग्नि का लास्ट वर्ड लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन चारों को पूजा किया जाता था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को मानव ढालता था। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि मानव जो है प्रकृति का दास है, ठीक है ना। और साथ ही बता दूं कि ये जो विचारधारा है अरस्तु या हिप्पोक्रेटस का, ठीक है ना, नियतिवाद या निश्चयवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चयवाद। इस विचारधारा के मुताबिक मानव को किसी खास जगह के पर्यावरण के मुताबिक ही जिंदगी जीनी पड़ती है। अब मान लिया जाए कि आप पर्वतमाला में जी रहे हैं और सोचिएगा कि नहीं, जो हम शहरी जीवन व्यतीत करने सकेंगे या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं
और आप चाहेंगे कि नहीं हम नगरीकरण में के जैसा जिएंगे, तो ये कतई पे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि परिस्थिति के अनुसार जो है मानव को क्या करना होता है, या पर्यावरण के मुताबिक क्या करना होता है, जिंदगी को ढालना पड़ता है, जीना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते बच्चे, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, बोला है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो आपके बीच है स्ट्रॉबो, ऑटोलमी, हैकले और रेटजेल। तो आपका ऑप्शन होगा डी, रेटजेल, ठीक है ना। यहाँ रेटजेल जो लिखा हुआ है वो फ्रेडरिक रेटजेल होगा। क्या होगा, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है ना। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है इनका जन्म 1844 में और इनका मृत्यु जो है 1904 में हुआ था। फ्रेडरिक रेटजेल जो है एक जर्मन भूगोलवेता और मानव विज्ञानी थे। उन्होंने साल 1882 में, अभी मैंने कहा, एक किताब लिखा था जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना। और इन्हीं किताब में जो है फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये बताया था कि जो है मानव जो है क्या है, मानव भूगोल जो है मानव और प्रकृति के बीच जो है अनुनाश्रय संबंध है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। यहाँ बोलता है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। आपके बीच ऑप्शन है सैंपुल, वारेनियर, रेटजेल या डार्विन। इसका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, कुमारी सैंपुल और चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। तो इसका जो जियोग्राफिया जो लिखा है वो वारेनियर लिखा है, ठीक है ना। वारेनियर जो है बर्नहार्डस नाम है इनका, पूरा नाम जो है बर्नहार्डस बरेनियर जो नाम है इनका। हालांकि अगर हम लोग सैंपुल, कुमारी सैंपुल की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हैं। ये जो हैं ये गुरु हैं किनका, सैंपुल का, ठीक है ना। कुमारी सैंपुल का जो है फ्रेडरिक रेटजेल क्या है, गुरु हैं। और फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि अगर कुमारी सैंपुल की बात करें तो ये क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल का शिष्य है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, क्या लिखी है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आपको जानना है। कुमारी सैंपुल का जो है ना डिफिनेशन पूछ देगा आपको। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी अस्थायी है, वो हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्या करते रहता है, घूमते रहता है, रोटेशन करते रहता है। इसलिए कह रही है कि मानव भूगोल में जो है अस्थायी जो है पृथ्वी और चंचल मानव या क्रियाशील मानव, मानव हमेशा क्रियाशील होता है, इसलिए बोल रहा है कि चंचल मानव पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कौन, मानव भूगोल, ठीक है। और रेटजेल के बारे में तो बता दिए कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो है किताब लिखा है। अगर हम लोग चार्ल्स डार्विन की बात करें, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने हिस्ट्री में, अगर आप पढ़े होंगे 11th के हिस्ट्री में जो पढ़े होंगे, इन्होंने जो है जीव की उत्पत्ति से रिलेटेड एक सिद्धांत दिए थे और उस सिद्धांत में एक किताब लिखे थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। यह पुस्तक उन्होंने 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित किए थे। 1859 को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखा है बच्चों। अगर इनका किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ था, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोल रहे कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हम तुरंत बताएं कि फ्रेडरिक रेटजेल है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर और जानना चाहें कि उन्होंने अपनी पुस्तक जो है एंथ्रोपोग्राफी को 3 खंडों में प्रकाशित किया था, ठीक है। और रेटजेल के अनुसार जो है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र और वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी मानव और पर्यावरण के बीच जो है या वातावरण के बीच जो है संबंध है, ठीक है ना। ये क्या करें, फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर हम लोग
6 में आते हैं, बोल रहे कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने लिया था या किया था? तो बोल रहा है विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन नंबर ए। बी में कहता है लुसियन फेब्रे या फ्रांसीसी बेकन या जीन ब्रून्स। तो आपका जो आंसर होगा लुसियन फेब्रे। सबसे पहले जो है संभववाद, ठीक है ना, संभववाद शब्द का जो है कौन फ्रांसीसी विद्वान? तो लुसियन फेब्रे, ठीक है। और सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे जो है 1925 में, कब? 1925 की बात कर रहे हैं। 1925 में अपनी पुस्तक इतिहास का भौगोलिक परिचय, ये याद रखना है, इतिहास का भौगोलिक परिचय नामक जो है एक पुस्तक लिखे थे, कौन? लुसियन फेब्रे। और उसमें जो है संभववाद का जिक्र किए थे। और मैं बता दूं कि संभववाद की विचारधारा का जन्म जो है और विकास जो है कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। संभववाद एक विचारधारा है। अच्छा, संभववाद है क्या? अगर हम लोग जानना चाहें कि संभववाद क्या है, तो संभववाद इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र है और सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। जितने भी संसाधन हैं उनका स्वामी कौन है? मानव है। और मानव चाहे तो क्या कर सकता है? चुनाव कर सकता है। ये स्वतंत्र है कि जो है किसी भी प्रकृति का जो है साधन को जो है वो प्रयोग कर सकता है और नई चीजों का आविष्कार कर सकता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 7 में चलते हैं। बोल रहे किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो ये जो है रिपीट कर गया क्वेश्चन, ये हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बोलता है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा है, ठीक है ना। अरस्तु के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अरस्तु यूनान के एक महान दार्शनिक और विद्वान भी बहुज्ञानी है ना, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो या भूगोल से संबंधित हो, बहुत ज्ञान था इनके पास, इसीलिए बहुज्ञानी भी कहलाते हैं। अरस्तु का जो कार्यकाल रहा है या जीवन काल रहा है 384 बीसी। कितना बीसी? तो 384 बीसी में इनका जो है जन्म होता है, से लेकर के 322 बीसी तक जो है इनका काल चलता है। वे प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के महान गुरु भी रहे हैं। प्लेटो का शिष्य और सिकंदर के या सिकंदर महान के क्या थे? गुरु थे। अरस्तु को तर्क शास्त्र का भी पिता कहा जाता है। तर्क शास्त्र जिसको लॉजिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉजिक, ठीक है। और अरस्तु का जन्म जो हुआ था अस्टेग्रिया नामक एक नगर में हुआ था, ठीक है। तो इतना जान लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। बोलता है कि भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न कौन सम्मिलित है? प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या मानवतावादी या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ तो उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि भौगोलिक अध्ययन जो है एक व्यवहारिक भी होता है, प्रत्यक्ष। हालांकि हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है ना, या व्यवहारगत क्या होता है, या मानवतावादी क्या होता है। अगर हम इसका डिफिनेशन जान लें तो हमें ऑप्शन को चयन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रकृति घटनाओं के समान, प्रकृति घटनाओं के समान जब सामाजिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन तथा वर्गीकरण के द्वारा उन्हें संचालित करने वाले नियमों की खोज करते हैं, तब इस विधि को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। अच्छा, प्रत्यक्षवाद के एक जनक भी हैं, ऑगस्ट काम्टे। कौन है? ऑगस्ट काम्टे। ये भी आप पूछ सकता है, ऑगस्ट काम्टे जो है किसका जनक है? तो प्रत्यक्षवाद है। यहाँ बोला कि सामाजिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन, जैसे समाज में जो भी घटना होता है उसका जो है ऑब्जर्वेशन करना, उसको वर्गीकरण करना, है ना। वर्गीकरण का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन करना, उसको अलग अलग विभागों में बांटना
और फिर उसे संचालित करना, ये सारे जो नियम के खोज किए हैं उसको हम लोग प्रत्यक्षवाद कहेंगे। आगे आगे आते हैं बच्चों व्यवहारगत। व्यवहारगत क्या है? बोलता है कि किसी व्यक्ति की अपने पर्यावरण के प्रति बाहरी प्रतिक्रिया या जीवों की अनिवार्य गतिविधि है। क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की अपने पर्यावरण के प्रति बाहरी प्रतिक्रिया, ठीक है ना, बाहरी प्रतिक्रिया या जीवों की अनिवार्य गतिविधि है। हम लोग भी क्या करते हैं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं। और ये बोल रहा है कि व्यवहार जो है अनुवांशिक और पर्यावरणीय उनसे प्रभावित होता है। हम लोग भी अनुवांशिक प्रभावित होते हैं, अपने माँ बाप से जो हैं प्रभावित हैं, अपने पर्यावरण से प्रभावित हैं, ठीक है। और एक है बच गया है मानवतावादी, भी जान लेते हैं कि मानवतावादी क्या है। मानव मूल्यों और चिंतनों या चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन या दर्शन या अभ्यास का दृष्टिकोण ही क्या कहलाता है, मानवतावाद कहलाता है। तो कहीं ना कहीं तीनों से हम लोग भौगोलिक अध्ययन करते हैं, उनके विचारधाराओं को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से 4 ऑप्शन हैं जो भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा है, तो कौन है? बोल रहा है कि समाकलनात्मक अनुशासन, ये तो एकदम होना चाहिए। बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, ये तो मानव भूगोल का ही विशेषता है। मानव और पर्यावरण के बीच जो है क्या है, अंतः संबंध को ही हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं। फिर है द्वैधता का पर आश्रित, द्वैधता पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है और दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी होता है। ये तो ए बी सी तीनों आंसर नहीं होगा। फिलहाल यहाँ डी पढ़ लेते हैं। बोलता है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। अभी बता दूं कि बिना प्रौद्योगिकी का किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, डी। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 10th में। यहाँ बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। अच्छा, यात्रियों जब विदेश से भारत घूमने आते थे या कोई भी यात्री कहीं जाते थे तो वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के धर्म, वहाँ के सामाजिक, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था के बारे में जो है लिखते थे। जैसे इब्न बतूता भारत आए या कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है कहाँ गया था, ये कर्नाटक गया था, हम्पी गया था, विजयनगर गया था, ठीक है ना, तो वहां के बारे में लिखा था। या फरसवा बर्नियर के बारे में आप बात कर लीजिए या अबुल फजल के बारे में बात कर लीजिए। ये क्या है, यात्रियों के विवरण। यात्री जो जब आते थे घूमने तो अपने यात्रा वृतांत लिखते थे, ठीक है ना कहीं वो ज्योग्राफी को बताता था। बी में आते हैं मानचित्र भी बताता है कि कहाँ जो है पठारी भाग है, कहाँ मैदानी है, कहाँ तटीय है, कहाँ मरुस्थलीय है, ठीक है ना, कहाँ नदी द्रोणी है। ये तो मानचित्र के द्वारा जो है हम लोग पता लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है भौगोलिक सूचना देता है। फिर चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों की नमूने, जैसे चंद्रमा से विद्वान लोग जब जाते हैं तो वहां से मिट्टी लेके आते हैं, नमूना लेके आते हैं, सैंपल लेके आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उसका जो है ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को बताता है। तो आपका ऑप्शन रह जाता है डी, प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य में जैसे जय संहिता हम लोग पढ़े हैं, जिसको महाभारत भी कहा जाता है। तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है जय संहिता। तो जय संहिता के अंदर हम लोग क्या पढ़े, कौरव और पांडव के बीच का युद्ध के बारे में पढ़े, है ना। ये जो है अपना क्षेत्रीय बंटवारा को लेकर के लड़ाई, या फिर कह सकते हैं कि वंशज की लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी को नहीं बताता है। कौन नहीं बताता है? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या, प्राचीन महाकाव्य जो है ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है अंग्राकित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनाय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, बी में है प्रौद्योगिकी,
सी में है लोगों के अनुभव और डी में है मानवीय भाईचारा। तीन में से कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका बी। देखिए क्या करता है आदमी यानी मानव पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो है अपने या प्राकृतिक संसाधन के जो है उपलब्धता या व्यवस्था के आधार पर जो है टेक्नोलॉजी का स्थापित करता है या कि ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है ना, आविष्कार करता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर कोयला अधिकतम मात्रा में या सस्ते दर पर मजदूर मिलता हो या कच्चे जो है इस्पात मिलता हो तो वहाँ क्या कर देता है, उद्योग खोल देता है। तो लोग जो हैं पर्यावरण के अनुसार जो है वो क्या करता है, प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं ये है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसका, मानव और पर्यावरण के बीच का अनुनाश्रय क्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग 12 में आते हैं। बोल रहे नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद यानी निश्चयवाद, तो कांट, हम्बोल्ट, रीटर या इनमें से सभी। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, नियतिवाद का ये सभी जो हैं विचारक थे, मत समर्थक थे कह सकते हैं। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि नियतिवाद क्या है, तो नियतिवाद जो है वह विश्वास है कि जो घटनाएं घटती है वे पूरी तरह से व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। अच्छा, हम लोग निश्चयवाद में यही तो देख रहे हैं, प्रकृति के अनुसार जो है मानव अपने आप को ढालता है। ठीक है ना, अगर वर्षा हो रही है तो इंद्र भगवान का पूजा करता है, अगर अत्यंत जो है धूप निकल जाती है तो सूर्य भगवान को पूजा करता है, अनाज जो है धरती से उगाता है और अपना जीविका चलाता है तो धरती माँ का कहीं ना कहीं पूजा करता है। तो निश्चयवाद में जो लोग थे वो क्या करते थे कि प्रकृति के अनुसार जो है अपने आप को ढालते थे और ये कहते थे कि हम लोग के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बोले संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके बीच ऑप्शन है रैटजेल यानी फ्रेडरिक रैटजेल, ई हंटिंगटन, फेवरे या जी ब्रून्स। तो आपका आंसर होगा फेवरे। कौन लिया था? सबसे पहले जो है अगर संभववाद शब्द का जो उच्चारण किया था या प्रयोग किया था ये है फेवरे। ठीक है, अच्छा बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि संभववाद का जो है विचारधारा है वो फ्रांस में ही जन्म लिया और विकास भी फ्रांस में ही हुआ है। और फेवरे ने सन 1925 में, कब? 1925 में जो है इन्होंने जो है एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इतिहास का भौगोलिक परिचय। फेवरे ने किताब जो लिखा उसका नाम क्या है? इतिहास का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इन्होंने जो है 1925 में प्रकाशित की थी। और संभववाद अगर हम लोग बात करें ये संभववाद क्या है, तो संभववाद के विचारकों का मत है कि किसी प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं और मानव अपनी बुद्धि, कौशल और चतुराई या सामर्थ्य द्वारा जो है सर्वोत्तम संभावना का चयन कर लेता है। जैसे मान लिया जाए पानी है, नदी है, तो नदी में पानी बह रही है तो उसमें हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पर कैसे जाएंगे? तो वहां भी संभावना है किस चीज का? तो जहाज बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं। ठीक है ना, या फिर जो है अत्यधिक जो है धूप है तो धूप से बचने के लिए हम लोग अपना छप्पर बना सकते हैं, झोपड़ी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है ना, अपने कौशल और अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य से क्या कर सकते हैं? घर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मान लिया जाए कि वर्षा हो रहा है तो वर्षा हो रहा है तो देखिए मानव क्या किया? छतरी बनाया। तो कहीं ना कहीं मानव के सामर्थ्य में है ना कि हम उससे बच सकते हैं तो छतरी बना लिया। ठीक है ना, तो ये जो है संभववाद जो है फेवरे ने बताया था और इसका जो विकास हुआ है संभववाद का वो कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 में आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ 14 क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ। तो रुको और जाओ किससे संबंधित है? आपके बीच ऑप्शन है संभववाद में ऐसा कहा गया था, नियतिवाद में कहा गया था, या नौ नियतिवाद में, या इसको नौ निश्चयवाद भी कहा जाता है, या अमूलवाद में। तो इस बात को नौ निश्चयवाद में कहा गया था। किस में कहा गया था?
नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद में कहा गया था। अच्छा, नवनियतिवाद का जो विचारधारा को जन्म भूगोलवेताओं ने दिया है, जो ना तो पूर्ण रूपेण से निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते थे और ना ही पूर्ण रूपेण जो है संभववाद को ही मानते थे। कहने का मतलब है कि ना ही वो निश्चयवाद को मानते थे कि नहीं सब चीज जो है प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, या ये भी कुछ भूगोलवेता का मत था कि सब कुछ संभव नहीं है, प्रकृति यानी मानव के हाथ में सब कुछ नहीं है। यानी दोनों बतिया कहते थे कि ना ही सब प्रकृति के हाथ में है, ना ही कहते थे कि सब मानव के नियंत्रण में है। इसीलिए एक नया नाम जो है जन्म ले लिया, जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। और ये कौन दिया था नवनिश्चयवाद का नाम? तो अमेरिका के प्रमुख विद्वान ग्रिफ्थ टेलर ने। कौन दिया था? ग्रिफ्थ टेलर ने दिया था नवनिश्चयवाद का जन्म या नाम। टेलर ने इस निश्चयवाद में संशोधन कर एक चीज कहा था कि रुको और जाओ। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का उतना विनाश मत करो, नहीं तो मानव भी क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, प्रकृति प्रदूषित हो जाएगा, यानी कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगा, ठीक है ना, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो है ग्रिफ्थ टेलर ने कहा था कि रुको और जाओ। और ये जो है किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में जो है बच्चों ना ही भूगोलवेता निश्चयवाद को मानते हैं और ना ही संभववाद को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 15 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? देखिए आपके बीच ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र, सी मैदानी क्षेत्र और डी है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर विश्व की बात है ना, तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो है जनसंख्या जो है मैदानी भाग में जो है लोग ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है कृषि योग्य भूमि होते हैं, है ना। कृषि योग्य भूमि जहां पर होता है या खेती करने योग्य जो भूमि होता है वहां जनसंख्या सघन पाया जाता है। और मैं बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो बिहार में। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वहां जनसंख्या पाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग जो है अगर जनसंख्या की बात करें तो 200 मिलियन लोग से भी अधिक है निवास करता है। क्यों? क्योंकि वहां मैदानी भाग है ना। जबकि अगर आप पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे, अगर सिक्किम की बात करेंगे तो मात्र जो है 6,07,688 आबादी ही राज्य में। क्यों? पठारी भाग में क्यों विरल जनसंख्या पाया जाता है? क्योंकि खेती योग्य भूमि नहीं, आजीविका के लिए लोग जो है कंदमूल पर विश्वास करते हैं, खेती बाड़ी उतना हो नहीं पाता है, या कहिए कि मानव के लिए अनुकूल परिस्थिति पर्वतीय पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं होता है। यही कारण है कि पर्वतीय पठारी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है और सघन कहाँ? मैदानी भागों में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? सबसे ज्यादा जन्म लेने वाला और सबसे ज्यादा मरने वाला कहां पर है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर होगा अफ्रीका। क्या होगा? अफ्रीका होगा, क्योंकि अफ्रीका जो है वो उतना डेवलप महाद्वीप नहीं है, ठीक है। और कहिए कि अगर हम लोग जन्म दर की बात कर लें तो बोलता है कि किसी निश्चित समय में किसी जनसंख्या में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को इसे प्रति 1000 लोगों पर जो है जन्म लिए संख्या का रूप में बताया जाता है, ठीक है ना। जो है बोल रहा है प्रति 1000 लोगों पर जो है जितने जन्म जो है बच्चे जन्म लेते हैं उसको जो है जन्म दर कहा जाता है। उसी प्रकार मृत्यु दर है, किसी विशेष जनसंख्या में होने वाली मृतकों की संख्या को दर्शाया जाता है, जिसमें 1000 प्रति व्यक्ति में कितना बच्चा मर रहा है इसको दिखाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मृत्यु दर कहा जाता है। तो मृत्यु दर जो है या जन्म दर जो है सबसे ज्यादा अफ्रीका में,
ये जनसंख्या सिद्धांत अगर माल्थस का पढ़े होंगे तो प्रथम माल्थस के सिद्धांत में जो है 3 अवस्था को बताया है, जिसमें प्रथम अवस्था में बताया कि जन्म भी उच्च दर होगा और मृत्यु भी उच्च दर होगा। इसका मुख्य कारण था कि ना ही वहाँ जो है स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान है, ना वहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है, पढ़े लिखे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है ना। यही कारण जो है जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर अधिक होती है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करनी होती है। 17 क्वेश्चन में है, संसार के किस महाद्वीपीय पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है। अच्छा आपको बता दें कि हमारा जो है 7 जो है महाद्वीप है, उनमें से दक्षिण अमेरिका में तो आदमी रहता है, ओसानिया में भी रहता है, अफ्रीका में भी रहता है, तो अंटार्कटिका में जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र है। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ जो हाई प्रेशर होता है, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है हाई प्रेशर यानी बहुत ठंड होती है। दूसरी चीज है लो टेम्परेचर होता है, जो जीवन के लिए या मानव के लिए अनुकूल परिस्थिति वहाँ नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या कहता है कि लोगों का स्थायी निवास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं बच्चों, बोलता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में कौन से कारक हैं। देखिए जनसंख्या कैसे प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए जलवायु, एकदम जलवायु से हम लोग प्रभावित होते हैं, मौसम का इंतजार करते रहते हैं कि खेती हम लोग करेंगे, खास करके खरीफ फसल में, ठीक है ना। देखिए भारत में 2 प्रकार का जो मानसून होता है ना, एक होता है दक्षिण पश्चिम का मानसून जो किसान वर्ग जो है उस पर आश्रित है, एक है उत्तर पूर्व के मानसून जो लौटती हुई मानसून के रूप में जाना जाता है। तो क्लाइमेट्स कहीं ना कहीं जो है बहुत ही जरूरी है, मानव को प्रभावित करती है। अभी अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ जो है लोग कम जनसंख्या पाया जाता है क्योंकि मानव के अनुकूल जो वातावरण नहीं है। चलिए बी में आते हैं, नगरीयकरण। जहां भी नगर होगा वहां जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है बच्चों, क्योंकि रोजी रोजगार लोगों को मिल जाता है ना, रहने का उच्च स्तर होता है ना, आर्थिक विकास का जो संभावनाएं होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। औद्योगिकीकरण भी हमें प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये जो है रोजगार के अवसर और किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का जो है आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो ये कहना कहीं तीनों हमें प्रभावित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं, कहता है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए सघन जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, अगर हम बताना चाहें कि मान लेते हैं पृथ्वी है और ये इक्वाटर है आपका, और ये आपका जो है कैंसर है और ये जो है कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। ये क्षेत्र के आसपास जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है। जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पर जो है जनसंख्या सघन पाई जाती है। अब क्वेश्चन ए में कहता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में या ध्रुवीय प्रदेश में। तो ध्रुवीय प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है हाई प्रेशर होती है, हवा जो है एकदम हाई प्रेशर ठंड वाली हवा होती है, और वहां पर जो है लो टेम्परेचर, क्योंकि सन जो है ये तीनों रेखा कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच ही रोटेट करता है। तो सन का लाइट इधर ना के बराबर पहुंच जाता, खास करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है ना के बराबर पहुंच पाता है। यही कारण जो है ध्रुवीय में तो ना के बराबर होगा। मरुस्थलीय में भी बहुत कम पाया जाता है ना। और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया इसको बोलेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हम लोग का, एशिया जो कर्क रेखा के आसपास जो है पड़ता है, कैंसर के आसपास जो है, खास करके चीन हो गया, भारत हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जो है दक्षिण एशिया में आता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बोल रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है। आपके बीच ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या होगा, सिंगापुर। आगे बता दूं, सिंगापुर का जो लोकेशन है वो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। यह मलेशिया के दक्षिण और इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित है।
और वहाँ की जनसंख्या लमसम 6 मिलियन है, ठीक है ना, 6 बिलियन जनसंख्या जो है सिंगापुर में। देखिए कोई भी देश जो है शहरी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी, दूसरी चीजें वहाँ के लोग 100% शिक्षित होते हैं, अपनी अथॉरिटी और अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, तो वहाँ जो है शहरी होगा, वहाँ की सरकार की पॉलिसी भी अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। बोलता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो चीन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। या और किताब के अकॉर्डिंग अगर आप अभी भी किताब पढ़िएगा तो आपको चीन ही बताएगा, लेकिन आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आज जो है लमसम 145 या 142 करोड़ के बीच में भारत का जनसंख्या है, जबकि ये जो है भारत से पीछे हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको किताब के अनुसार ही जो है टिक आउट करना है, आपका जो आंसर होगा चीन होगा। बच्चों अगर हम लोग 22 की बात करें तो कहता है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? नाइजर, युगांडा, माली, सोमालिया। ये क्वेश्चन जो है ना आपको जो है 100% क्वेश्चन आएगा, इतना जान लीजिए। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश आपके बीच है ए नाइजर, युगांडा, माली या सोमालिया। तो आपका आंसर जो होगा वो ये होगा नाइजर। कौन होगा? नाइजर। और ये जो है नाइजर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। नाइजर का जो नाइजर देश का जो नाम पड़ा है ना, वो नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। यहाँ सभी अफ्रीका महाद्वीप देश हैं, ये जो जितना युगांडा है, माली है, सोमालिया है, सब अफ्रीका का देश है। ये जितना भी है युगांडा हो गया, माली। और अभी इससे पहले हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रजनन मृत्यु दर और जन्म दर कौन सा है, तो हम लोग अफ्रीका पढ़ के आ रहे थे। तो अफ्रीका में देखिए नाइजर जन्म दर में सबसे ज्यादा जो है या प्रजनन में जो है। और आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका जो है तीनों रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, हाँ, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा से होकर जो है कौन सा महाद्वीप में? तो अफ्रीका में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा देश है जहां से, कौन महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो आपका होगा अफ्रीका, ठीक है। और वो अफ्रीका का ये देश है चारों, नाइजर, युगांडा, माली और सोमालिया। अभी फिलहाल प्रजनन दर वाला देश पूछ रहा है तो आपका होगा नाइजर, ठीक है। और अभी जो नाइजर का प्रति महिला जो प्रजनन दर है, एक महिला कम से कम 6 बच्चे को जन्म दे रही है। नाइजर का जो प्रजनन दर है वो कहता है कि प्रति महिला जो प्रजनन दर है वो 6 से 7 बच्चे को जन्म देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 23 में। निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? अभी एक हम लोग पढ़े प्रजनन दर अधिक वाला जिसमें नाइजर होगा, और एक है न्यूनतम पूछ दिया है। तो आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि पूरा उत्तरी महाद्वीप में मात्र जो है 4.6% जनसंख्या पूरा विश्व का रहता है, और अकेले एशिया में 59% जनसंख्या निवास करती है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में न्यूनतम जन्म दर पाई जाता है। और आपको बता दें कि न्यूनतम जन्म दर जो है का क्या कारण है, क्यों वहां जो है न्यूनतम जन्म दर पाई जाता है? तो उसका कारण है शहरीकरण और आधुनिकीकरण या आधुनिक जीवन शैली। वहां के लोग जो हैं आधुनिक जीवन शैली पर जीते हैं और वहां ज्यादातर जो है शहरीकरण है और लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दूसरा कारण मैं बता दूं कि जन्म नियंत्रण तक आसान से पहुंच जाता है, सरकार का जो नियम है वो जो है जनसंख्या को लेकर के बहुत सतर्क है, वहां जो है पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जाती है ना। तीसरा कारण बता दूं कि बचपन में मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि वहां पर जो है डिस्पेंसरी हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था जो है या खान पान की व्यवस्था जो है बहुत उच्च स्तर का है। और क्या है कि जैसे बच्चे अगर मर भी जाते हैं तो क्या है वो होता है ना कि
फिर से प्रोसेस करना शुरू करना पड़ता है। ये चलिए खैर दूसरा बात है, लेकिन क्या है कि वहाँ की शिक्षा और करियर के प्रति जो है बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। पहले करियर है ना और शिक्षा पर ध्यान देता है। और एक लास्ट कारण मैं बता दूं कि वहाँ जो है गर्भावस्था भी देरी से लोग करते हैं, शादी भी थोड़ी लेट से करता है भारत के अपेक्षा या दुनिया के अपेक्षा। यही कारण है कि वहाँ न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों 24 में, निम्नलिखित में से किस देश का स्थान उच्च मानव विकास में प्रथम है। देखिए उच्च मानव विकास, तो मानव विकास का कॉन्सेप्ट पहले आप जान लीजिए कि मानव विकास क्या होता है। तो मानव विकास जो है, अच्छा मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है महबूबुल हक। ये पाकिस्तान के जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। महबूबुल हक कहाँ के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान का। उनका क्या कहना था कि अगर एक व्यक्ति के अंदर स्वस्थ शिक्षा और उसका कौशल है तो वो जो है काफी डेवलप है, ठीक है। तो HDI रैंक निकलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से जो है नॉर्वे, कौन, नॉर्वे। यहाँ पर जो है नॉर्वे जो लिखा हुआ है ये जो है काफी जो है विकसित देश है बच्चों। काफी जो है यहाँ लिटरेसी रेट जो है लमसम 93% जो है या 94% जो है वहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे हैं। लेकिन अभी ये जो है लगातार 16 बार जो है HDI रैंक में नंबर 1 रह चुके हैं। 16 बार, 16 टाइम्स जो है नंबर 1 जो है ये रहे हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में HDI रैंक में कौन है, तो फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद स्वीडन वगैरह आता है। ये चौथा नंबर में नॉर्वे अभी वर्तमान में आ गया है। लेकिन आपको किताब के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, तो नॉर्वे होगा, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि लेकिन यहाँ बच्चों हमसे थोड़ी सी गलती हुई है कि बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, और हमने बताया मानव विकास उच्च वाला नॉर्वे है। सबसे अगर निम्न की बात करें तो मिस्र है। बात समझ रहे हैं, सबसे अगर मानव विकास यहाँ अगर निम्न नहीं है, मानव विकास वाला नहीं है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर मिस्र होगा। यहाँ 24 क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से किस देश का स्थान उच्च मानव विकास वाला प्रथम है, तो ये होगा आपका नॉर्वे, ठीक है ना। 24 वाला जो है नॉर्वे होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। यहाँ मानव विकास के प्रथम और मानव विकास वाला नहीं, ठीक है ना। तो मानव विकास का प्रथम में कौन आता है, नॉर्वे। और नॉर्वे के बारे में मैंने बताया कि 16 बार नंबर 1 रैंक रख चुका है। लेकिन वर्तमान में भी कौन है, फिनलैंड है, ये याद रखना है। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला था कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास, हम इधर पढ़े नहीं थे, तो मानव विकास वाला नहीं है, उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो मिस्र है। अच्छा मिस्र कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप में है, जहाँ नील नदी जो है भूमध्य सागर में मिलता है ना, और अपनी डेल्टा जो है बनाता है। अच्छा आपको मैं बता दूं मिस्र में एक मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और ये नील नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। और मिस्र देश में क्या बताएं, मिस्र, हाँ एक और फैक्ट्स है आपके लिए कि मिस्र के जो देश है वहां पर मैक्सिमम जो है मुस्लिम लोग रहते हैं। 90% जो है वहाँ मुस्लिम वर्ग जो है सुन्नी मुस्लिम लोग जो हैं पाए जाते हैं। सुन्नी है ना, मुस्लिम वर्ग दो है, सुन्नी और शिया। तो उसमें जो है 90% जो है वहाँ जो है सुन्नी और मुस्लिम लोग हैं। और मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म, जो इस्लाम धर्म मानने वाले जितने भी
बच्चों बीच में मैक खराब हो गया, जिसके कारण हमको फिर से ये क्वेश्चन नंबर 26 वाला बताना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है? तो है लेटिविया। कौन है? लेटिविया। और लेटिविया जो है यूरोप का एक देश है, जहाँ पर जो है 1000 महिलाओं में 852 जो हैं महिलाएं हैं वहाँ पर। ठीक है। और भारत में क्या है बच्चों कि 1000 पुरुषों में कितना महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं भारत क्या कर रहा है? एक संघर्ष कर रहा है। जबकि देखिए लैटविया में जो है 1000 महिलाओं में से 852 जो हैं पुरुष हैं। तो ये विकसित राष्ट्र है। ठीक है ना। और ये बता दें कि जो 100 महिलाओं पर जो है 85 जो है पुरुष है। अगर हम लोग 100 की बात करें लैटविया का 100 के हिसाब से रेशियो, तो 100 महिला में जो है 85 जो है पुरुष है। और 1000 में अगर रेशियो बात करें तो 1000 महिलाओं में से 852 जो है पुरुष है। और हमारे भारत में क्या है? 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। ठीक है। तो जो देश में जो है महिलाओं की संख्या अधिक होती है वह देश क्या होता है? विकसित होता है। यूरोप के मैक्सिमम देश जो हैं लमसम विकसित की ओर हैं। तो ये लैटविया का है। ठीक है। चलिए आगे, ये आंसर एकदम 100% क्वेश्चन आने वाला है। 27 में आते हैं। बोल रहे निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, या स्त्रियों का निम्न जन्म दर, या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका आंसर सही होगा स्त्रियों का निम्न जन्म दर। अच्छा, यहाँ पर जो है यूएई की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमीरात की बात करते हैं, अरब अमीरात का। तो यहाँ जो है 100 महिलाओं में 222 जो है पुरुष। तो बताइए यहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या कितना ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या बिल्कुल कम है, सीधा आधा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत कम लिंगानुपात वाला जो है देश है। ठीक है। 28 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यह बोलता है मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक ये कौन मेजर करता है? ये भी जान लीजिए। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी। ठीक है। यूएनडीपी जो है मेजर करता है, ये अमेरिका में है। ठीक है। और एचडीआई का जो रैंक है कौन तैयार करता है? यूएनडीपी ही करता है। और एचडीआई का जनक कौन कहा जा रहा है? महबूबुल हक को। ठीक है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। अब आगे चलिए। भारत में निम्न राज्यों में से किस एक की कोटि में उच्चतम है? तो जहाँ पर भी लिटरेसी रेट अधिक होगी वहाँ पर जो है क्या होगा? मानव विकास का सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नंबर 1 रहेगा। तो चलिए हम लोग सबका जो है ये जान लेते हैं कि कहाँ के जो है लिटरेसी रेट कितना है। तो केरल का जो है 93.91 है। केरल को जो है 93.91% जो है लिटरेसी रेट। तमिलनाडु का कितना है? तो 80.1%। फिर पंजाब का अगर हम लोग जानना चाहें तो 75 जो है 84%। हरियाणा जो है 75% जो है वो है और 55 है। तो ये जो परसेंट देख रहे हैं आप 82, 93, 75, 75, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की लिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो केरल का है। ठीक है। चलिए आगे। और आपको बता दें कि मानव विकास क्या है। तो जिस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? स्वस्थ, शिक्षा और स्किल यानी कौशल, तो उसको मानव विकास कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन में बोलता है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से उन्नत दूसरा भारतीय कौन सा है? तो आप यहाँ तो जान रहे हैं केरल का 93, पंजाब का है 75, हरियाणा का भी 75। अब ये हम लोग को जानना है कि महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट कितना है। तो यहाँ पर 82 पॉइंट जो है 34% है। तो 82 जो है तमिलनाडु का भी है और महाराष्ट्र का भी है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर होगा द्वितीय में। ठीक है। महाराष्ट्र
मानव विकास का जो है दूसरा पोजीशन में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और प्रथम में कौन है? तो केरल। चलिए 30 क्वेश्चन में आते हैं। मानव सूचकांक की दृष्टि से उन्नत दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है यहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र होगा। कौन होगा? महाराष्ट्र होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? अगर हम लोग नगरीकृत की बात करें तो यहाँ ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या मिस्र। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन जो है 1850 के दशक में यहाँ एक क्रांति आई थी जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आया। तो और ये चारों में से जो है नगरीकृत भी कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकीकरण होगा, वो निश्चित रूप से नगरीकृत होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1850 के दशक पे। ठीक है। 32 क्वेश्चन में आइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, वियना में है, वाशिंगटन डीसी में है या जेनेवा में है? तो आपका आंसर होगा जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। अच्छा, जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995। ये आपको पूछ देगा। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित किया गया था। और साथ ही बता दूं कि इसका सदस्य देश जो है WTO का 166 है। अभी वर्तमान में 166 देश जो है विश्व व्यापार यानी WTO का सदस्य देश है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? फिर से कुछ दोबारा क्वेश्चन कर दिया, रिपीट कर दिया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कब स्थापना हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। सदस्य देश कितने हैं? तो 166 है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में जाते हैं। बोलता है विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? एक ही क्वेश्चन से तीन जो है, एक ही प्रश्न से तीन जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनवरी 95 होगा। तो यहाँ एक अपने से लगा दीजिए। 1 जनवरी 1995 को। सदस्य देश 166। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व के निम्न में कौन से कारण हैं? उत्पादन में विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन या तुलनात्मक लाभ या उपर्युक्त सभी? तो आपका आंसर होगा डी। कौन होगा? डी होगा। चलिए बच्चों, पहले हम लोग जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न देशों के बीच जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है आयात निर्यात होता है या आदान प्रदान होता है, तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? प्लेटिनियम, लोहा, चांदी, है ना, या एल्यूमिनियम? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना। हम लोग जो है अभी खाना वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम का बर्तन जो है यूज होता है, ना कि जो है तांबे का। ठीक है। तांबे की जगह पर हम लोग जो है एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाता है बच्चों कि किम्बरले क्यों विश्व विख्यात? किम्बरले सबसे पहले कहाँ है? ये जानना होगा कि किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में जो है राजधानी है किम्बरले। और किम्बरले जो है हीरे के खनन के लिए जो है दुनिया में मशहूर है। किस चीज़ के लिए? तो हीरा के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है। ये किम्बरले जो है वो किस लिए? तो हीरा के लिए। 38 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है निम्न में कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, दामोदर घाटी, बी, कच्छ की खाड़ी, सी, पश्चिमी घाट या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दामोदर घाटी। ठीक है। गोंडवाना जो है, गोंडवाना कोयला जो है आज भी यहाँ जो झारखंड में जो है वो 26% पाया जाता है बच्चों। कितना परसेंट कोयला पाया जाता है? पूरे भारत में जो है अकेले दामोदर घाटी जो है में 26 जो है गोंडवाना
प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है यह झारखंड के बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। यानी जो है दामोदर घाटी जो है झारखंड और बंगाल के जो है कोयला क्षेत्र में आता है। दामोदर घाटी जो है ना वो कौन कौन राज्य के अंतर्गत आता है, तो बंगाल और झारखंड के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ में बता दूं कि इस क्षेत्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है रानीगंज, कहाँ, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और झरिया कहाँ है, धनबाद में। बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, ये सब जो है कोयला क्षेत्र जो है विशेष रूप से पाया जाता है, वो भी गोंडवाना प्रकार का कोयला। ठीक है। अच्छा, मैं एक बता दूं कि दामोदर नदी, चूंकि दामोदर घाटी की बात आ गई, तो दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर खमरट पट की पहाड़ी जो है या कहिए छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलता है। और दामोदर नदी की लंबाई जो है 592 किलोमीटर, ये आपको पूछ सकता है दामोदर नदी का जो है लंबाई कितना है, तो 592 जो है किलोमीटर लंबाई है। इसका आधा हिस्सा झारखंड में और आधा हिस्सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसलिए कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। और झारखंड में इसे जो है देवनद के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को जो है ना देवनद के नाम से जाना जाता है। इसे विनाशकारी बाढ़ों के कारण जो है अक्सर बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। बंगाल को शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक लास्ट पॉइंट में बता दूं कि दामोदर नदी पर जो है 8 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं, 8। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है कि कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है, तो उसमें आएगा सीधा झारखंड। कौन आएगा, झारखंड। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है 40 क्वेश्चन में आते हैं। बड़े संसार के किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो होगा आपका सऊदी अरब। कौन होगा, सऊदी अरब। ठीक है। हालांकि बच्चों मैं बता दूं कि अगर कच्चे तेल की बात करें तो दुनिया में कच्चे तेल का जो सबसे बड़ा उत्पादक या भंडार है वो वेनेजुएला में है। कहाँ है, वेनेजुएला में। वहाँ सतह के नीचे जो है 304 बिलियन बैरल से ज़्यादा भी जो है कच्चा तेल पाया जाता है। कहाँ, वेनेजुएला, ये अमेरिका में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं बच्चों। बोल रहा है कि नाभिकीय परमाणु का निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में, और कलप कप तमिलनाडु में है, कैगा कहाँ है, केरल में। तो इनमें से कौन जो है जोड़ा गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कैगा कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। ये याद रखना है आपको, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। और यहाँ लिख दिया है केरल, तो आपका गलत ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी गलत जोड़ा कौन है, डी, आंसर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में आते हैं। चलिए बच्चों हम लोग 42 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। कलपकम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो आपका आंसर जो होगा वो तारापुर। अच्छा, तारापुर कहाँ है, अभी यहाँ बताया है। देखिए तारापुर जो है महाराष्ट्र में, तो ये बिल्कुल कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है। जो क्या बोल रहा है कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ था, तारापुर, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये जो है महाराष्ट्र के जो है पालघर जिले के अंतर्गत आता है। इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मदद से जो है बनाया गया था। ये कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से जो है महाराष्ट्र में, यानी यूएसए के सहयोग से। किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से जो है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो है मदद से जो बनाया गया था। इसे 28 अक्टूबर 1969 को जो है चालू किया गया था। कब चालू किया गया था परमाणु ऊर्जा स्टेशन को, तो 28 अक्टूबर, कब, 28 अक्टूबर 1969 को जो है शुरुआत की गई थी। ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए बच्चों, 43 में क्या कहता है, बोल रहे सामान्य या सामान्यतः साधारण वार्तालाप की ध्वनि आंकी जाती है। तो ये तो साइंस का क्वेश्चन हमारा जो है ज्योग्राफी में डाला हुआ है। बोल रहा है कि 60 डेसिबल, 30 डेसिबल, 80 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, 60 डेसिबल जो है
मानव को जो है सुनने की क्षमता होती है। और ये बता दें कि सामान्य रूप से जो है वार्तालाप जो होने वाली ध्वनि की तीव्रता जो है 30 से 60 तक ही जो है मानव सुन सकता है ना। और डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का एक इकाई है। डेसिबल जो है ना ध्वनि की तीव्रता या उसका वेव जो है मापने की इकाई है, ये जान लेना है। 44 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है ग्लेशियर से निकला हुआ है, सतलुज या यमुना या गोदावरी। तो ये जो है आपका जो होगा यमुना होगा। कौन होगा? यमुना नदी जो है सर्वाधिक। यहाँ ऑप्शन में जो अगर झारखंड में हो जाता तो आपको दामोदर भी हो जाता प्रदूषित में, लेकिन यहाँ दामोदर के ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ यमुना होगा। क्या होगा आपका? यमुना नदी। और यमुना नदी जो है उत्तरकाशी के यमुनोत्री से या यमुनेत्री से ग्लेशियर से जो है निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में आकर के क्या होती है? समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। 45 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि अग्रलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो जो है अम्ल वर्षा की जहाँ तक बात है, तो अम्ल वर्षा तो ऊपर तरफ से होती है ना, ऊपर से होती है, तो ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा। अच्छा, वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह जो हो वायु में मिल जाता है, जिसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में बोलता है कि औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकीकरण होने से इनमें से सभी प्रदूषण होगा बच्चों। हवा में वो गैसें छोड़ता है, धुआं छोड़ता है। अच्छा, जल में जो है जो अपना अवशेष होता है वो बहा देता है, और मशीनें जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। 47 क्वेश्चन में आते हैं। बोले औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? यहाँ एकदम रिपीट करिए फिर से क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? डी होगा। चलिए, और ये जो है औद्योगिकीकरण के कारण जो है प्रदूषण जो है खास करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है काफ़ी हानिकारक होता है, और ये अम्लीय वर्षा का एक कारक भी है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ध्वनि प्रदूषण के निम्न में कौन से स्रोत हैं? हरिकेन, यातायात वाहन, कारखाने या इनमें से सभी। आपको पता है कि हरिकेन क्या होता है? हरिकेन जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसमें जमीन पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार लमसम जो है 74 मील प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। जब हवाएं चलती है साए 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 आवाज़ करता है ना, जब गाड़ियाँ चलती है भी आवाज़ करता है, कारखाना में मशीनें चलती हैं तो भी आवाज़ करता है। तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण के ये सभी स्रोत हैं। और 49 में आइए, कौन गैस ओजोन परत को पतला करने के लिए जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं, ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ज़्यादा फैक्टर है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो, ये जो है। अच्छा, ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। कहाँ पर है? समताप मंडल में। और यहाँ पर आ जाइए, लास्ट बच्चों आज का वीडियो जो होगा वो 50 क्वेश्चन में ही होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा समय हो गया है। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल कहाँ पाया जाता है? अभी ये जान लीजिए। मान लीजिए कि पृथ्वी है, और जहाँ पर ये तीनों रेखाएं हैं, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इसके अलावे जो है जो ध्रुवीय क्षेत्र वाला क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर जो है विरल संख्या पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ तो बहुत सघन जनसंख्या है, और भूमध्य रेखीय में भी जनसंख्या होता है। अटाकामा कहाँ है? अटाकामा रेगिस्तान है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका के चिली देश के उत्तर में स्थित है। यह रेगिस्तान इंडीज पर्वतमाला के पश्चिम के प्रशांत तट पर जो है फैला हुआ है। ठीक है ना,
तो आपका आंसर क्या होगा? तो होगा ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र में बच्चों जनसंख्या ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ जो है हवाएं हाई प्रेशर और तापमान जो होता है लो टेम्परेचर में होता है, तो वहाँ मानव के अनुकूल जलवायु नहीं है। तो आप लोग को कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।